नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो काव्य रचना जो कि परिमल काव्य संग्रह से उद्धृत है, परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और उनका जो कविता का नाम है वो है जागो फिर एक बार। और आज हम जागो फिर एक बार के जो पद है वो 5 पद है और उसके बाद में जो छठा पद है आपका वो बादल राग से शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये जो कविता दोनों लिखी है, जागो फिर एक बार जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जागो फिर एक बार एक भाग 1 और बादल राग भाग 1। तो बादल राग से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्यारे विद्यार्थियों 6 कविताएं लिखी है और उसमें बादल को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है, क्रांति के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है ना। तो ये भाव बादल जो उनका प्रिय विषय रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, क्योंकि छायावादी जो कवि थे उन्होंने, जैसे आप महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा जी ने दीपक को जो है अपने एक प्रतीक रूप में जो है उसका लेकर के काव्य रचनाएं की। तो इसी प्रकार से निराला जी का जो पसंदीदा जो विषय था या जो प्रतीक था वो था बादल। तो बादल राग नाम से इन्होंने 6 कविताएं लिखी है। ये जो आपकी जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में जो निहित है वो आपकी प्रथम भाग इसका है, बादल राग भाग 1। और इसी प्रकार से जागो फिर एक बार ये भी भाग 1 से हैं। तो इसके 5 पद हैं आपके, जागो फिर एक बार के 5 पद है और इसके बाद में जो छठा पद है वो आपका बादल राग शीर्षक से है। तो आपको अलग अलग आपको परीक्षा में जैसे अगर ये पद आए तो आपको बादल राग शीर्षक से लिखना है और ये इधर वाला जो पद है वो आपका जागो फिर एक बार पद से शीर्षक से उद्धृत है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य उसके अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार और बादल राग 1, ये दोनों ही भाग 1 है और ये दोनों कविताएं प्यारे विद्यार्थियों परिमल काव्य संग्रह से संकलित है, परिमल काव्य संग्रह में संकलित है, ध्यान रखना। और ये आपकी अब कविता को हम लेकर के इसकी व्याख्या हम करके देखते हैं। अब तो ये इधर है वो जागो फिर एक बार जो कविता है उसका पद हम पढ़ेंगे। देखिए कि उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार जागो फिर एक बार। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से जो है अपने देशवासियों को जागृत करने की भाव है वो व्यक्त किए हैं। जो पराधीनता काल जो भारत पराधीनता की बेड़ियों से चकड़ा हुआ है और उनको फिर से जागृत होकर के अपने इस देश को स्वतंत्र कराने का भाव व्यक्त इसमें हुआ है, ताकि भारत के जो नागरिक है देशवासी है वो इस पराधीनता की बेड़ी को काट सके और जो अब तक सोए हुए हैं सारे विश्व में जागरण का संदेश है वो हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में एक प्रकृति को माध्यम बना करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है देशवासियों को जागरण का संदेश दिया है, क्योंकि ये जागरण की बेला है और इसमें जैसे प्रकृति जाग रही है ठीक उसी प्रकार से निराला जी चाहते हैं कि मेरे देशवासी जागृत हो जाए और अपने देश को स्वतंत्र करा दे, ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आप प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित जो परिमल काव्य संग्रह में संकलित जागो फिर एक बार शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। और इसमें जो प्यारे विद्यार्थियों प्रकृति चित्रण के साथ में जो है देशवासियों को जागरण का संदेश देते हुए समय के साथ है वो प्रगतिशील होने की प्रेरणा इसमें दी गई है कि जैसा समय चलता है उसके अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए। समय जैसे परिवर्तित है तो मनुष्य को भी समय के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। परिवर्तन की बात सभी ने कही है कि परिवर्तन के अनुसार मनुष्य को जीवन को ढलना चाहिए। तो निराला जी देखिए प्यारे विद्यार्थियों इस पंक्तियों में इनमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें प्रकृति का चित्रण करते हुए
देश को जागरण करने का संदेश इसमें दिया है कि उगे, उगे माने उदय हुआ है। अरुणाचल, अरुणाचल का मतलब होता है जहाँ से सूर्य उदय होता है, तो उदयाचल हो गया। तो उदयाचल जो पर्वत है वहाँ से अरुण रंग का जो सूर्य है, सूर्य का अरुण बिंब है, रवि का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य का जो अरुण माने लाल रंग का अरुण जो है, लाल रंग अरुण रंग का जो बिंब है वो उदय हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पंक्ति का अर्थ हम इस प्रकार से लेंगे कि प्रातः काल के समय उदयाचल पर्वत से सूर्य का जो अरुण रंग का जो बिंब है वो उदय हो गया है। और इस अरुण रंग का जब सूर्य उदय हुआ है, और ये जो उदयाचल पर्वत, जैसे मान लीजिए ये उदयाचल पर्वत है, और यहाँ से प्रातः काल उषा काल के समय धीरे धीरे सूर्य अपनी लाल किरणों को अरुण रंग की किरणों से आभा मंडल आभित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और ऐसे मनोरम वातावरण में चारों ओर जो वातावरण है कैसा हो गया है, बड़ा ही मनोहर वातावरण हो चुका है, बहुत सुंदर दृश्य प्रकृति का। और इस प्रकार से चारों तरफ है वो प्रकृति है वो जागृत सी होने लगी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ये भाव आपको समझ में आ गया है कि सूर्य प्रातः काल के समय या उषा काल के समय जो है सूर्य उदयाचल पर्वत से सूर्य का अरुण या लाल रंग का जो बिंब है वो उदय हो गया है। सारा वातावरण बड़ा ही मनोरम हो गया है और चारों ओर है जागरण का जो भाव है, प्रकृति वो जाग गई है। और आई भारती रति कवि कंठ में, आई मन आई भारती का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों भारती कहते हैं सरस्वती को, वाणी, ठीक है ना, वाणी की देवी। ठीक है, तो सरस्वती, रति का अर्थ होता है प्रसन्न, तो प्रसन्न होकर ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में जो कवि लोगों के लिए सरस्वती उनकी आराध्या है, इष्ट है, तो ऐसे समय में ऐसे सुंदर प्रातः काल में जो है भारती सरस्वती जो वाणी है वो कवियों पर प्रसन्न होकर के उनके कंठों में विराजमान हो गई है और अपना मधुर जो स्नेह आशीर्वाद है उनको दे रही है। ठीक है, तो उनके कंठ में विराजमान हुई है कौन, सरस्वती। तो ऐसे सुरम्य वातावरण में ऐसे उषा काल के समय वाणी की देवी सरस्वती उन कवि लोगों के कंठ में, कविता में सरस्वती है वो एक तरह से मधुर अपने स्नेह भावों से युक्त नव जागरण का उद्बोधन है वो दे रही है, नए जागरण का संदेश है वो दे रही है, उनके कंठों में विराजमान हो गई है। और क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। प्रकृति पट का मतलब यहाँ पर प्रकृति रूपी नायिका के वस्त्र हो गए हैं, प्रकृति रूपी नायिका के वस्त्र, प्रकृति रूपी नायिका के पट का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों वस्त्र। तो प्रकृति को एक नायिका की तरह यहाँ पर उपमित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुरू से ही ये जो कविता है वो प्रकृति चित्रण के साथ साथ में देशवासियों को जागृत करने का भाव इसमें व्यक्त हुआ है, समय के साथ गतिशील बनने का भाव इसमें व्यक्त हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। और क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात। प्रकृति है वो निरंतर बदल रही है, दिन के बाद रात्रि आती जाती है, रात्रि आई है, रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सूर्योदय के बाद में सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के बाद में सूर्योदय हो रहा है। तो इस क्रम से ये प्रकृति है वो क्षण क्षण है, प्रकृति रूपी जो नायिका है वो क्षण क्षण अपने वस्त्रों को बदल रही है, या यूं कहिए कि प्रकृति निरंतर गतिशील बन करके निरंतर गतिशील बन रही है और गतिशील बनती हुई जो है अपने अपने जो नया नया परिवर्तन है वो प्रकृति में होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका भाव आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ प्रकृति रूपी जो नायिका के वस्त्र है वो क्षण क्षण बदल रहे हैं, और कभी दिन आया है, कभी रात्रि, दिन के अस्त होने पर रात्रि और रात्रि के अस्त होने पर दिन है, सूर्योदय सूर्यास्त का जो ये निरंतर क्रम है वो चल रहा है, परिवर्तन का क्रम चल रहा है। गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, और वर्ष कितने ही हजार जागो फिर एक बार। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पंक्ति में ये कही गई है कि इस प्रकार से निरंतर समय है वो परिवर्तनशील है, प्रकृति बदल रही है, रात्रि आती है, दिन आता है, और ऐसे ही संसार में इसी क्रम में, इसी गतिशीलता में कई कई दिन बीत गए हैं, कई पक्ष बीत गए हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बीत गए हैं, कई कई मास यानी कई कई महीने बीत गए हैं, हजारों हजारों वर्ष बीत गए हैं, वर्ष कितने ही हजारों वर्ष बीत गए हैं। और इस समय निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है, और इस प्रकार से समय की परिवर्तनशीलता के कारण इस संसार में कई दिन, कई
कई पक्ष, कई महीने और कितने ही हजार वर्ष वो बीत गए हैं। समय अपनी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, फिर भी ये सृष्टि है, सृष्टि का जो क्रम है वो निरंतर जो है चलता जा रहा है। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है, हे देश के लोगों, अरे मानव, तुम सावधान हो जाओ और जागो एक बार। अपने इस उद्देश्य के लिए, अपने जीवन में नया परिवर्तन लाने के लिए तुम जागृत हो जाओ। वर्ष इस प्रकार से जैसे प्रकृति बदल रही है, ठीक उसी प्रकार से मानव को अपने समय की गतिशीलता के साथ परिवर्तित जीवन में करना चाहिए। तो ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर इसकी अगर हम ये तो प्रकृति के रूप में हो गया, अगर देशवासियों के रूप में जागरण का भाव अगर हो तो इसको हम यूं कह सकते हैं, कवि यहाँ पर देशवासियों को भी लक्ष्य करके इस कविता के माध्यम से कह रहा है कि जैसे प्रकृति बदल रही है उसी प्रकार से जो देश में पराधीनता का जो समय है वो हजारों वर्षों से जो है कई वर्ष हो गए हैं जो देश पराधीनता झेल रहा है, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन बेड़ियों को हमें काटना है। जैसे प्रकृति बदल रही है ठीक उसी प्रकार से हमें भी बदलना चाहिए, अर्थात इस पराधीनता से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि ये देश है, इस देश में कई हजारों वर्षों में, कई महीनों में, कई वर्षों में जो है देश का कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। उत्थान और पतन का जो क्रम है देश का चलता रहता है, और समय रहते उस देशवासियों का प्रथम जो कर्तव्य है कि वो उस देश के लिए उत्थान का क्रम करे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देश में उत्थान और पतन का क्रम तो निरंतर चलता ही रहता है। इसीलिए जो देश प्रगति का इच्छुक है, जो प्रगति करना चाहता है, उसको जागृत होना पड़ेगा, परिवर्तन के साथ में चलना पड़ेगा, तभी देश है वो उन्नति को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें जो प्रकृति के जिस प्रकार से नव चेतना और नव जागरण का संदेश दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से देश के लोगों को भी नए जागरण और नए जो चेतना का संचार उनमें होना चाहिए, ताकि देश है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके, पूर्ण उन्नति को प्राप्त है वो कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देश के लिए भी इसी कविता का भाव है। इस प्रकार से कवि है वो भारतवासियों को जागृत करके प्रगति का जो पथ है उसके ऊपर निरंतर अग्रसर होने की का प्रयास है वो करना चाहिए। ये भाव इसमें व्यक्त किया है कि देशवासियों को अपनी इस प्रगति का जो पथ है उसका चयन करके उसकी ओर निरंतर अग्रसर है वो होने का प्रयास है। वह हर एक मनुष्य को, हर एक देशवासी का ये कर्तव्य है कि वह अपने देश के लिए उन्नति का कार्य करे, अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाए। तो ये भाव इसमें, इसलिए देशवासियों को अब सोया हुआ नहीं, कोई भी देशवासी सोया हुआ नहीं रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य जो सोता है वो खोता है, अर्थात जो सो गया, जिस देश के नागरिक सो गए तो उस देश का पतन निश्चित है। और सोना मृत्यु का प्रतीक है, पतन का प्रतीक है, और जो जागना है, जागरण है, वो मनुष्य का जीवन का प्रतीक है, उस देश की उन्नति का प्रतीक है। तो इसीलिए समाज को जागरण और जो जागरण और चेतना का संचार है वो करना चाहिए। यही भाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में दिया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद का जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, 2014 की परीक्षा में भी ये पद है वो आया हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो इसको ठीक से, इस व्याख्या को ठीक से आप आत्मसात करेंगे। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें भारतवासियों को जागरण का संदेश है वो दिया है, नव जागरण का संदेश दिया, ये आप लिख सकते हैं। मूल भाव यही है कि इसमें देशवासियों को नव जागरण का, नव चेतना का संदेश है वो दिया गया है। तो ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। भाषा कौन से? तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, तो तत्सम शब्दावली से युक्त रचना भावानुकूल है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके रूपक अलंकार और काव्यलिंग अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों में आप करें तो अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ रूपक अलंकार की प्राप्ति भी हो रही है, और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि कारण सहित बात कही गई है तो काव्यलिंग अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद शैली है। तो इस प्रकार से आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया
गया होगा। अगला पद अब हम लेते हैं बादल राग भाग 1 से। तो जागो फिर एक बार, भाग का इंपॉर्टेंट ये पद है, ये पूर्ण हुआ। अब हम बादल राग से इनकी कविता को लेते हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर राग अंबर, अमर अंबर में निज रो भर निज रोर, झर 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 गिरि नीर झर सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो बहुत ये वीरता का भाव पैदा इसमें हो सकता है, भाव इसमें ओज गुण का जो भाव है पैदा हो सकता है। तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है बादल राग से संबंधित कि हे अमर राग के बादल, राग अमर, हे अमर राग के बादल, अमर राग के बादल। तो बादलों को कवि ने यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा है कि हे अमर राग के काले काले बादलों, घनघोर गर्जना करो। ठीक है ना, इसमें भी देशवासियों को जागृत या जो पूंजीवादी ये जो उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग, इनका जो एक तरह से विसंगतियां हैं, तो उनको भी इस प्रकार से बादल का नाम देकर के उन्होंने इसमें उजागर किया है। तो झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, झूम झूम कर बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं बादल तुम झूम झूम करके मृदु मन मधुर और अपनी गरज गर्जना करते हुए, गर्जना घनघोर गहरी, घनघोर गहरी जो गर्जना है वो कीजिए। हे अमर राग के बादल, अंबर मने आकाश में अपने जो स्वर है उसको भर दो। रोर का अर्थ होता है स्वर या जो शोर जो है, अपना निज का अर्थ हो गया अपना, भर मने भर दो। ठीक है ना। तो बादलों को संबोधित करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि हे अमर राग के बादल, बादलों को संबोधित किया जा रहा है। तो निराला जी कह रहे हैं हे अमर राग के गायक बादलों, तुम झूम झूम करके मधुर स्वर में घनघोर गर्जना करो और इस आकाश में अपने घोर स्वर को भर दो। आकाश में अपनी घनघोर गर्जना को, भयंकर जो स्वर है उसको तुम भर दो। तो यह भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो यहाँ बादलों को संबोधित किया जा रहा है और जो है प्रतीक रूप में है ये। ठीक है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। बादलों को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि हे अमर राग के प्यारे, अमर राग के बादलों, गायक बादलों, तुम इस आकाश में जो है झूम झूम कर अपनी मधुर गर्जना से, घनघोर गहरी गर्जना के साथ पूरे अपने स्वर को, अपने शोर को, अपने स्वर को है आकाश में भर दो। झर 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 गिरी निर्झर सर में और झर झर करके झड़ी लगा दो। झरना झरना, ठीक है ना, झर 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 करके झड़ी लगा दो। ठीक है। गिरी मने पर्वत पर, पहाड़ पर, निर्झर मने झरना, झरने पर, झरनों पर, सर मने तालाब और घर का अर्थ घर में, मरु का अर्थ मरुस्थल में, रेगिस्तान। ठीक है। और तरु का अर्थ हो गया पेड़, पेड़ों पर। मरमर का अर्थ हो गया सूखे पत्ते, शुष्क पत्ते जो मरमर की आवाज़ करते हैं। सागर मने समुद्र में। और मन में, लोगों के मन में, लोगों के मन में। और विजन का अर्थ होता है सुनसान, निर्जन, निर्जन। गहन मने गहरे, घने। कानन मने वनों में, जंगलों में। ठीक है। और आनन, आनन मने प्रत्येक व्यक्ति के मुख में, प्रत्येक मुख पर, प्रत्येक प्राणी के मुख पर, आनन में। रव घोर कठोर, अपना जो कठोर जो स्वर है, शोर है, घनघोर गर्जना, घनघोर गर्जना का जो स्वर है, जो अत्यधिक कठोर है, घनघोर गर्जना का जो स्वर है। हे अमर राग के बादलों, तुम आकाश में भर दो। राग अमर मने अमर राग के बादल, अमर राग के गायक बादल। अंबर में, आकाश में भर दो। निज रोर मैंने अपने भीषण भयंकर जो स्वर है, गर्जना है, उससे पूरे आकाश को कंपायमान कर दो, भर दो।
तो ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो अब हम इसके अर्थ थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली वाली पंक्ति का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगली पंक्तियों में संबोधित करते हुए कवि निराला जी कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम झरझर करके बरसात की ऐसी झड़ी लगा दो, जल वर्षण करो और ऐसी झड़ी लगा दो जो पर्वतों पर, झरनों पर और तालाबों में और लोगों के घरों में और मरुस्थल या रेगिस्तान में, पेड़ों पर और सूखे सूखे पत्तों पर और सारे समुद्र, जितने भी समुद्र है समुद्रों पर, समुद्र में और प्राणियों के, लोगों के मन में, सुनसान जो गहरे जंगल है उनमें और प्रत्येक प्राणी के मुख पर ऐसे भयंकर घनघोर गर्जना का स्वर भर दो। ठीक है ना। तो यहाँ कितनी जगह पर यहाँ पर बादलों से फरमाइश की जा रही है, बादलों से गुजारिश की जा रही है कि हे घनघोर, कवि कह रहे हैं कि हे घनघोर बादल, तुम कहाँ कहाँ पर अपनी गर्जना करो कि तुम पर्वतों पर, झरनों पर, तालाबों पर, घरों, मरुस्थल, पेड़ों और सूखे पत्तों और समुद्र पर और लोगों के मन पर, सुनसान गहरे घने जंगलों में और प्रत्येक प्राणी के मुख पर अपने घनघोर कठोर गर्जना का स्वर भर दो। हे अमर राग के गायक, तुम प्रत्येक प्राणी के मुख पर और प्रत्येक प्राणी के जो मुख पर है वो अपने स्वर है भर दो। तो इस प्रकार से लगातार झड़ी लगा करके जो है कवि है वो कई जगह है इसमें अपने जो बादलों से संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बादलों का आह्वान कर रहा है कि आप है वो इस प्रकार से अपनी बिजली के द्वारा गर्जना करते हुए नदियों में, समुद्र में, सूखे पत्तों पर, पर्वतों पर, तालाबों में, घरों में, झरनों पर, है ना, इस प्रकार अपनी चमक के साथ सब जगह है वो अपनी जल की वर्षा करते रहो। और लोग जो दुखी और संतप्त है उनके मनों पर, जो सुनसान जंगल है उन पर, और कहाँ और आपके निर्जन जो घने वन है उन पर, और घोर गर्जना करके कठोर स्वर से उनको भर दो। हे अमर राग के बादल, तुम अपना भयंकर जो स्वर है वो प्रत्येक जो क्षेत्र है या पूरे आकाश में है वो भर दीजिए, ताकि जो है तुम्हारे भयंकर भीषण स्वर से सारा संसार कंपायमान हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे, निराला जी ने बादल राग से संबंधित, मैंने पहले ही कहा है, बादल राग से संबंधित निराला जी ने 6 कविताएं लिखी है। और ये जो कविताएं हैं वो आपके इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। ध्यान रखना, परिमल काव्य संग्रह में बादल राग से 6 कविताएं संकलित है। और आपका जो क्रम है ये आपका पहला जो पद है, आपका पहला भाग इसमें संकलित है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है बादल राग से संबंधित सबको ध्वनित करने के लिए कहा गया है। अनुप्रास, यमक और निर्झर झर में आपके यमक अलंकार हो गया, तो अनुप्रास है और यमक अलंकार है, और एक एक शब्द बार बार आया, दोनों का अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें आया है। तो इस प्रकार से अलंकार हो गए। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भावानुकूल है, छंद की अतिगति मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। और बादलों को संबोधित करते हैं, बादल का जो प्राकृतिक चित्रण है वो इसमें किया गया है। ओजस्वी बादल का, कवि का जो बादल प्रेम इसमें दृष्टिगोचर होता है, ओजस्वी भाव के साथ में प्रकृति चित्रण किया गया है। ठीक है ना, कवि का इसमें प्रकृति चित्रण किया गया है, साथ ही साथ जो बादल के रूप में कवि का एक ओजस्वी भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद, दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पद है प्यारे विद्यार्थियों, तो इनको ठीक से आप पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे निराला जी के बादल राग से संबंधित जो पद हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए इन पदों को ठीक से पढ़िए, व्याख्याओं के नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।